हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सन 2000 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम कास्ट अवे है। इस मूवी का शुमार उस वक्त की सबसे बेस्ट मूवीज़ में होता है। ये मूवी एक इंसान के अकेले होने और उसके एक्सट्रीम लेवल पर सर्वाइवल की कहानी को बताती है कि इंसान के ज़िंदा रहने का नज़रिया उसके हालात और ज़रूरत के तहत किस तरह बदलता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद करना नहीं छोड़ता। तो चलें एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी चक नॉर्लैंड से शुरू होती है, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी फेडेक्स में काम करता है, जो कि एक कुरियर कंपनी है। चक उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर होता है और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। फेडेक्स की डिलीवरीज़ को टाइम पर पहुंचाने के लिए खुद जाता होता है। अलग अलग शहरों में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी विजिट करता होता है। और फिलहाल वो रशिया की कैपिटल मॉस्को में होता है। वो कंपनीज में जाकर खुद एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ऑन टाइम डिलीवरी करने के लिए। वो एम्प्लॉयज़ को खुद की मिसाल देते हुए कहता है कि जब वो डिलीवरी करता होता था तो उसे भी चैलेंजेस का सामना करना होता था। वो बताता है कि एक दफ़ा उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसने बहाना नहीं बनाया बल्कि एक बच्चे की साइकिल उधार लेकर ऑन टाइम डिलीवरी की थी। चक टाइमर ऑन करता है और कहता है कि मुझे सारी डिलीवरीज इसी टाइम के अंदर चाहिए। और फिर उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक डिलीवरी करने वाली गाड़ी जा रही थी जो रास्ते में ख़राब हो गई है। वो उसी वक्त ट्रक लेकर जाता है और वो जो पार्सल्स थे उस ट्रक में वो दूसरे ट्रक में डिलीवर करके टाइम पर डिलीवरी को मुकम्मल बनाता है। इस दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है कि उसे 18 घंटे लगेंगे मेम्फिस आने में, और इस दौरान उसने डेंटिस्ट के पास भी जाना है क्योंकि मेरे दांत में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है। इस दौरान अपना काम मुकम्मल करता है और अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। मेम्फिस आकर चक कैली से मिलता है। कैली और चक आपस में काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन चक के बिजी शेड्यूल की वजह से ये दोनों आपस में शादी नहीं कर पा रहे। बाद ये क्रिसमस ईद पर दोनों मिलकर फैमिली के साथ फैमिली डिनर करते हैं। फैमिली मेम्बर्स में से एक चक से पूछता है कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो। इतने में चक के मोबाइल पर फेडेक्स कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि उसे आज ही मलेशिया के लिए निकलना होगा। कैली चक को जाने से रोकती है, लेकिन चक कहता है कि वो अगली क्रिसमस ईद उसके साथ ही मनाएगा। कैली चक को उसी की कार से एयरपोर्ट ड्रॉप करती है और उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि क्रिसमस गिफ्ट होता है। इस गिफ्ट में एक कस्टमाइज पॉकेट वॉच होती है और चक उसे कहता है कि ये वॉच मैं हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। इसके बाद चक भी कैली को क्रिसमस गिफ्ट देता है और फिर चला जाता है। फिर उसे कुछ याद आता है तो वो फिर से पलट कर वापस आता है और कैली को एक और गिफ्ट देता है जिसमें उसकी वेडिंग रिंग होती है। कैली चक से कहता है कि तुम इस गिफ्ट को अभी मत खोलो, तुम इस गिफ्ट को मेरे साथ क्रिसमस ईद पर ही खोलना। ये कहकर वो कैलिफोर्निया के लिए चला जाता है। चक कैलिफोर्निया के लिए फेडेक्स कंपनी की तरफ से जा रहा होता है। इस पूरे प्लेन में इस चक को मिलाकर 6 लोग होते हैं और बाकी पूरा प्लेन कुरियर्स के सामान से भरा हुआ होता है। चक का प्लेन जैसे ही 35,000 फुट की ऊंचाई पर जाता है तो इसका प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है। जहाज़ में मौजूद पायलट्स इस जहाज़ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और चक को एक लाइफ जैकेट सपोर्ट देकर उसे कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद वो इस प्लेन को बचा नहीं पाते और ये क्रैश हो जाता है। उसका प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिरता है, लेकिन चक बच जाता है और अपने सामने आंखों के उस जहाज़ को जलते हुए देख रहा होता है। को भी ये तूफ़ान झेलना आसान नहीं होता। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बेहोश हो जाता है। चक की आंख खुलती है तो वो एक सुनसान आइलैंड पर होता है। वो इधर उधर देखता है और हालात को समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। चक सबसे पहले अपना पेजर चेक करता है, जो कि पानी में भीगने की वजह से ख़राब हो चुका होता है। चक कैली की दी हुई वॉच को देखता है तो वो भी ख़राब हो चुकी होती है। चक इधर उधर देखता है तो वहाँ पर फेडेक्स कंपनी के पैकेज जो उस जहाज़ में मौजूद थे वो भी पानी के साथ बहकर उसी आइलैंड पर पहुँच गए थे। चक उन सारे पार्सल्स को उठाकर इकट्ठा कर लेता है और जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। बहुत देर जब आवाज़ें लगाकर और इधर उधर घूमकर जब थक जाता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो इस आइलैंड पर अकेला फंस चुका है। रेत पर समंदर के किनारे पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखता है हेल्प के लिए। हो सकता है कि उस डूबे हुए जहाज़ को ढूंढने के लिए कोई आया हो और उसे भी कोई मदद मिल सके, लेकिन चक की ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि अगली ही सुबह वो हेल्प जो लिखा था उसने समंदर के पानी से मिट चुका होता है। अगली दफ़ा चक लकड़ियों को इकट्ठा करता है बड़े साइज़ की और बड़ा बड़ा उन लकड़ियों को इकट्ठा करके हेल्प लिखता है, लेकिन इसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले दिन उसे अपने पीछे कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद गिरती हुई सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और फिर वो जब इधर उधर घूम कर देखता है तो वहाँ पर बड़े बड़े नारियल के दरख्त होते हैं और ये नारियल ही थे जो ऊपर से गिर रहे थे। ये देखकर चक को थोड़ी सुकून मिलता है क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था यहाँ पर। तो नारियल खाकर और पानी पीकर उसका गुजारा करता है। फिर उसके बाद वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगता है। उसके पाँव में जूते नहीं थे क्योंकि वो तूफ़ान के दौरान उसके पाँव से उतर चुके थे।
तभी वो एक नुकीले पत्थर से अपनी पैंट को फाड़कर उससे जूते बनाता है ताकि अपने पाँव को कवर कर सके और ज़ख्मी होने से बचा ले। उसे चलते चलते एक जगह पहाड़ नज़र आता है। वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से आइलैंड को देखने लगता है और उसे एक्सप्लोर करता है। आइलैंड की एक तरफ उसे लाश पड़ी हुई नज़र आती है। चक पहाड़ से उतरकर और उसी डेड बॉडी की तरफ दौड़ लगा देता है। जब वो पास जाकर देखता है तो ये किसी और की डेड बॉडी नहीं होती बल्कि उसी पायलट की होती है जो इसके प्लेन को उड़ा रहा था। ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो उस पायलट की डेड बॉडी को दफना देता है। दफनाने से पहले वो उसके जूते और टॉर्च को अपने पास रख लेता है। चक को यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो वो यहाँ पर सर्वाइव करने के तरीके सीख चुका था। जैसे कि पानी के लिए यहाँ पानी का कोई ज़ख़ीरा नहीं था। समंदर का पानी बहुत ज़्यादा खारा था तो इसलिए वो पानी के लिए पत्तों पर मौजूद ओस की बूंदों को नारियल के अंदर भरता था और उसे इकट्ठा करके पी लेता था। कुछ दिनों बाद चक को वहाँ पर एक आइलैंड के करीब शिप चलती हुई नज़र आती है समंदर के ऊपर। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प चिल्लाता है और टॉर्च के ज़रिए सिग्नल देने की कोशिश करता है लेकिन किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती। शिप वो वहाँ से चला जाता है। चक को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि वो ऐसी जगह पहुँच चुका है जहाँ पर उसके ज़िंदा होने की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। इस सुबह चक अपनी लाइफ राफ्ट में बैठता है और समंदर को खुद ही पार करने की कोशिश करता है लेकिन समंदर की लहरें इतनी तेज़ थीं कि उसे पीछे की तरफ धकेल देती हैं और वो वहाँ से नहीं निकल पाता। लहरों के झटके की वजह से उसकी लाइफ बोट में सुराख तो हो ही जाता है लेकिन उसके पाँव में भी बहुत ज़ोर से चोट आ जाती है। किनारे पर आकर वो अपनी शर्ट को फाड़ता है और अपने पाँव की पट्टी बांध देता है। फिर वो वाले बॉक्स खोलता है जो फेडेक्स के समंदर के किनारे पर आ गए थे और इसने संभाल कर रखे थे। करीबन सारे ही पैकेट खोल देता है लेकिन उसके काम की इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती सिवाय एक दो चीज़ों के। पैकेट के ऊपर एजर विंग्स दिखाई देते हैं तो वो उस पैकेट को खोलता है। एक बॉक्स में चक को आइस स्केटिंग शूज़ मिलते हैं जो कि उसके साथ लगे हुए ब्लेड उसके बहुत काम आते हैं। उस शूज़ के ब्लेड्स को नारियल को तोड़ने में काम में लाता है जो कि पत्थर के मुकाबले में बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। इस ब्लेड से लकड़ी को एक नोकदार धार में बना लेता है और फिर उससे मछलियों और केकड़ों का शिकार करता है। मसला ये था कि चक इन केकड़ों और मछलियों को कच्चा नहीं खा सकता था क्योंकि उसे इनको पकाने के लिए आग की ज़रूरत थी। चक आग जलाने के लिए लकड़ियों को आपस में रगड़ता है और बहुत ज़्यादा रगड़ने की वजह से उसके हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं। वो गुस्से में आकर चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। इन सब सामानों में एक वॉलीबॉल भी होती है जिस पर चक के हाथ का खून का निशान छप जाता है। चक को इस आइलैंड पर अकेले रहते हुए बहुत वक्त हो चुका होता है इसलिए वो उस बॉल पर जो इस पर निशान लगा था खून का वो उस पर आँखें नाक और मुँह बनाता है और उसका नाम रखता है विल्सन नाम रखता है और इसे अपना दोस्त बना लेता है और इससे बातें करता है। चक आग जलाने की दोबारा से कोशिश करता है। जिस तरह वो लकड़ियों को आगे पीछे रगड़ता है तो इसमें वो काफ़ी देर के बाद कामयाबी हो जाता है। आग जलने पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो विल्सन से बातें करते हुए इस आग में केकड़ों को भून कर खाने लगता है। चक की लाइफ कुछ ऐसे ही गुजरती चली जा रही थी लेकिन कुछ दिन के बाद चक के दांत में दर्द उठता है। ये वही दर्द था जो चक डॉक्टर को दिखाने वाला था। चक के दांत में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। चक उस स्केट शूज़ के ब्लेड को अपने दांत पर रख कर उस दांत को तोड़ देता है जिसमें उसको बर्दाश्त से बाहर दर्द भी होता है। इस दांत के दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाता है। अब वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही इस आइलैंड पर गुजार रहा था। उसको इस आइलैंड पर पूरे 4 साल गुजर चुके थे। 4 सालों में चक काफ़ी बदल चुका था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। वो दिखने में आदि मानव की तरह लगने लगा था जो जंगलों में रहते हैं। अब वो मछली पकड़ने में भी एक्सपर्ट हो चुका था। दूर से ही भाला फेंक कर मछलियों को मार लेता था। सुबह जब चक सो के उठता है तो उसके पास एक बड़ी सी शील्ड पड़ी होती है जैसे वो ब्लेड टाइप हो या बड़ी सी ट्रे की तरह थी। वो समंदर से बहकर उसके पास आ गई थी उसी आइलैंड पर। ये शील्ड काफ़ी मजबूत होती है। वो पहले तो काफ़ी देर उसे बैठकर देखता रहता है और फिर से आइडिया आता है कि क्यों ना इस शील्ड के सहारे बहकर मैं इस समंदर से निकल जाऊँ। इसके बाद चक उस शील्ड को लेकर बहुत सारी लकड़ियों और बड़ी बड़ी डालियों को लेकर एक बोट तैयार करता है और लहरों को रोकने के लिए शीट उसके ऊपर बांध देता है। फैसला करता है कि जिस दिन हवा का रुख बदलेगा वो इस बोट पर बैठकर निकल जाएगा। एक दिन ऐसा ही होता है कि चक हवा का रुख देखता है और फिर एक पत्थर पर लिखता है। नॉलैंड इस पत्थर को पे लिखता है कि वो इस आइलैंड पर 1500 दिन रहा है और अब वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से निकलकर अपने प्यार कैली से मिलेगा। लिखने के बाद चक विल्सन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। विल्सन वही बॉल जो उसने खुद से अपना दोस्त बनाया था। चक को समंदर में बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये शीट वाकई ही उसके काम आती है। शील्ड को खोलता है और उन लहरों से बच जाता है जिन लहरों को पिछली दफ़ा वो नहीं पार कर पाया था। लहरों को पार करने के बाद भी चक इस समंदर में भी फंसा होता है। उसे दूर दूर तक कोई भी ज़मीन या इंसान नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी कोशिश जारी रखता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। रास्ते में उसे भारी बारिश और बहुत शदीद तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। वो बहुत सारे आइलैंड से नारियल लेके आया था और जब जब बारिश होती थी तो वो उन नारियलों में पानी भर लेता था पीने के लिए। आगे के सफ़र के लिए भी पानी को बचा कर रखता है। यहाँ पर खाने के लिए वो मछलियों का शिकार करता है समंदर में।
लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे चक बहुत ज़्यादा टूट जाता है। समंदर में एक भारी तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में वो जो शीट चक ने उस बोट पर लगाई थी वो भी उड़कर दूर चली जाती है। बड़ी मुश्किल से चक खुद को उस बोट पर बचाए रखता है, पर जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो चक देखता है कि वो विल्सन उससे बहुत दूर जा चुका है। वो पानी में कूदता है विल्सन को बचाने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। और अगर चक उसके पीछे जाएगा तो शायद बोट पर वापस ना आ पाए। वो अपनी बोट पर वापस आ जाता है और विल्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोता है। वो विल्सन के चले जाने पर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। वो विल्सन का साथ पाकर बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा था कि जैसे उसके साथ कोई दोस्त मौजूद हो। चक बहुत टाइम के बाद जब अपनी आधी अधूरी बोट पर पड़ा होता है, बहुत ही बुरी हालत में, दूरी पर उसे एक कार्गो शिप दिखाई देता है। उस शिप की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद मांगता है और वो शिप वाले उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाते हैं जो इस टाइम के दौरान आगे बढ़ चुकी थी। उसने शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी होता है। जब कैली को चक के ज़िंदा होने की फ़ोन पर खबर मिलती है तो वो ये सुनकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसको और चक के जानने वालों सभी को लग रहा था कि चक अब जिंदा नहीं है। अब इसके 4 हफ्तों के बाद चक को मेम्फिस लाया जा रहा होता है, जहां फेडेक्स की तरफ से चक के लिए वेलकम सेरेमनी रखी होती है। प्लेन में चक के साथ उसका दोस्त कैन भी होता है। वो उससे कहता है कि वेलकम सेरेमनी के बाद कैली को उससे मिलवाया जाएगा, और वो चक को बता देता है कि कैली ने अब शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। उसके बाद मेम्फिस पहुंचने पर चक अपनी वेलकम सेरेमनी को अटेंड करता है। फिर कैली से मिलने जाता है, लेकिन कैली उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि उसके बिहाफ पर उसका हस्बैंड आता है। ये वही होता है, डेंटिस्ट होता है। दरअसल ये डेंटिस्ट वही डेंटिस्ट था जिससे चक अपना दांत दिखाने वाला था। चक से माजरत करता है और कहता है कि कैली तुमसे मिलने नहीं आ सकी क्योंकि वो तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। इसके साथ वो ये भी कहता है कि कैली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो तुम्हें फेस करने की हिम्मत अभी भी नहीं कर पा रही, तुम्हें अभी और उसे वक्त देना होगा तभी वो तुमसे मिल पाएगी। ये कहकर वो डेंटिस्ट चला जाता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है को बाहर कैली नज़र आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका हस्बैंड उससे चुप करा रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद चक के लिए एक छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन चक इस सब के बीच में नॉर्मल फील नहीं कर रहा होता। सबके चले जाने के बाद डाइनिंग टेबल से केकड़ा उठाता है, पर कुछ सोचकर वो उसे वापस रख देता है। काफ़ी देर तक कैली की दी हुई पॉकेट वॉच को देखता रहता है। जब वो उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो आधी रात को वो टैक्सी करके कैली के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए। इससे पहले कि चक बेल बजाता है, कैली दरवाज़ा खोल देती है, जैसे वो पहले ही उसके इंतज़ार में बैठी थी। दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद वो काफ़ी देर तक डिप्रेशन में रही थी। चक उसकी दी हुई पॉकेट वॉच को वापस करता है क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की ये पॉकेट वॉच थी जिसमें उसकी तस्वीर भी थी। वो कैली की तस्वीर को निकाल के अपने पास रख लेता है। चक को एक मैप दिखाती है और बताती है कि जिस शिप ने तुम्हें बचाया तुम वहाँ से 500 मील दूर बहकर चले गए थे और कई हफ्तों तक तुम्हें ढूंढते रहे हम। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम बहकर इतनी दूर निकल जाओगे। चक बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि शायद उसे उस दिन मलेशिया के लिए नहीं निकलना चाहिए था, या फिर उसे कार से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए था। कार की बात सुनने के बाद कैली चक को उसकी कार दिखाती है जिसे उसने बड़े संभाल कर रखा हुआ था, और ये कार कैली चक को वापस कर देती है। कार चक और कैली दोनों के लिए बहुत ख़ास थी क्योंकि इस कार से इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। इन दोनों के लिए ये वक्त ऐसा था कि ये लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। चक के चले जाने के बाद कैली की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी और चक के साथ देने के लिए कैली को अपना पार्टनर छोड़ना था। लेकिन अब कैली अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही चक ऐसा चाहता था। उसके बाद चक अपनी कार लेकर चला जाता है। कैली उसके पीछे भागती है उसका नाम पुकारते हुए। कैली उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैंने बहुत वक्त तुम्हारा वेट किया, मुझे आज भी लगता था कि तुम ज़िंदा होगे और मेरे साथ होगे, लेकिन सब ने कहा कि तुम अब ज़िंदा नहीं हो और मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तभी मैंने ये फ़ैसला लिया, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक और कैली कार में बहुत देर खामोशी से बैठे रहते हैं। फिर आखिर में चक कहता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। चक कैली को उसके घर छोड़ने के बाद वापस निकल जाता है। चक इसके बाद स्कैन के घर जाता है और उसे बताता है कि वो कैली से मिलने गया था। चक उसे बताता है कि मैंने उस आइलैंड पर 4 साल काटे हैं जहाँ से मुझे वापस आना नामुमकिन था। मैंने उस आइलैंड पर हर दिन कैली को याद किया और एक दिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं वहाँ से निकल आया। ये सब करके भी आज कैली मेरे साथ नहीं है, मैंने आज कैली को खो दिया। ये बात करते हुए चक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। चक कहता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ कब क्या कर दे। अगले दिन वो विंग्स वाला पार्सल डिलीवर करने के लिए पार्सल मॉसेस जाता है और ये अकेला पार्सल था जो कि चक ने वहाँ पर नहीं खोला था। तो इस पार्सल पर बने हुए विंग्स को देखकर मोटिवेट होता था, लेकिन जब वो उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए पहुँचता है, जब वो उस घर पर पहुँचता है तो उस घर पर कोई नहीं होता। वो विंग्स वाला पार्सल उसके दरवाजे पर छोड़ता है। एक नोट लिखता है कि इस पैकेज ने मेरी जान बचाई है, तो शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और उस पर लिखता है चक नॉलेड, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक चौराहे पर खड़ा होता है और मैप देख रहा होता है, लेकिन कंफ्यूज होता है कि वो आगे कहाँ जाए। इतने में एक लड़की उसके पास आती है
उससे पूछती है कि क्या तुम खो गए हो। वो कहता है कि नहीं, फ़िलहाल अभी नहीं खोया मैं। वो लड़की गाड़ी से उतरकर चक को चारों रास्तों के बारे में बताती है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। सारे रास्ते समझाने के बाद एक अच्छी सी स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़की जाती है तो उसकी गाड़ी पर वही विंग्स बने हुए थे जो उस पार्सल पर बने थे। ये लड़की भी उसी तरफ जा रही होती है जहाँ पर चक अभी लौट कर आया है। लड़की का घर हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाया गया था। घर के बाहर डिक और बेटिनल लिखा हुआ और उस टाइम उसका शौहर रशिया में एक लड़की के साथ इसे चीट कर रहा होता है। और अभी जब चक पार्सल डिलीवर करने गया था और अब इस दरवाजे पर सिर्फ बेटिनल लिखा हुआ था, यानी कि इसके शौहर का इससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। उसके बाद चक काफ़ी देर उस चौराहे पर खड़ा होकर सोचता रहता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो स्माइल करता है और उसी रास्ते पर चला जाता है जहाँ पर वो एंजल विंग्स वाली लड़की गई होती है। चक को अब उसकी अगली मंजिल मिल गई है। इंसान किसी भी हाल में हो तो वो जीने के लिए कोशिश करता रहता है और कभी भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। और उसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।